का कोई नियंत्रण नहीं है, और इसके लिए तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को ढेर सारा धन्यवाद कि घर बैठे ही हम लोग। कल एक हमारे मित्र तमिलनाडु से फोन किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ना, बड़ी टूटी फूटी हिंदी थी उनकी। तो मैंने कहा कि मैं तो सामान्य रूप से हिंदी मीडियम में बात करता हूं, तो आप समझ पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। तो अच्छा लगता है बेटा, अदरवाइज मैं कहाँ तमिलनाडु पहुंच पाता। तो ये आजकल का जो माध्यम है, ये माध्यम आपको बहुत दूर तक पहुंच बनाता है। क्या है? अरे ठीक है, बाद में दीजिएगा, क्लास शुरू होने दीजिए, रिजल्ट आता जाता है। हाँ, टेस्ट का परिणाम है बेटा, अभी क्लास के बाद आप ले लीजिएगा, समय मिलेगा। चलिए बेटा, विषय पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये बताया बेटा कि जीवन का आधार पानी है, और इसीलिए हम लोग पागलों की तरह से अपने आसपास के ग्रहों में पानी ढूंढ रहे हैं कि पानी है कि नहीं, क्योंकि अगर पानी होगा तो पहला सिम्टम देगा कि धरती पे जीवन उत्पन्न हो सकता है, या धरती पे जीवन उत्पन्न होने का कुछ साक्ष्य दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। धरती पे जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसको लेके अभी हम लोगों के पास कोई क्लियर विजन नहीं। हम बस ये मान ले रहे हैं कि हम लोगों के धरती पे जीवन धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। म्यूटेशंस वगैरह कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी बताने की दशा में कोई है नहीं। लेकिन ये है कि बनी बनाई चीजों की व्याख्या करने के लिए तैयार बैठे ही है। इतने इंटेलिजेंट हो गए हम लोग कि जो चीजें, भैया विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है और नेचर उसको करके दिखा दिया, तो अब उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीजें हो चुकी हैं उनको भी हम समझने की दशा में नहीं है। बहरहाल, तो पानी बेटा कुल मिला जुला के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धरती पे जो पानी है वो कहाँ है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। धरती पे जितना भी पानी है उसका लगभग 97%, बल्कि 97% से थोड़ा ज्यादा ही पानी सागरों के पास है, और ये पानी खारा है, यानी उसमें सैलिनिटी है। प्रत्यक्ष रूप से इस पानी का हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमारे उपयोग का पानी है ही नहीं है। तो कुल मिला के 2-2.5% जो पानी है वो प्लेन वाटर है ना बेटा। इसी 2.5% पानी पर हम प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। और ये जो पानी है, मीठा पानी या सादा पानी या प्लेन वाटर जिसको आप कहते हैं, ये पानी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका एक हैंडसम अमाउंट पानी का वो ग्लेशियर्स के रूप में है, आइसबर्ग के रूप में है, लगभग 1.5% के आसपास। बाकी जो पानी है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है धरती पर, नदी नाले झील तालाब आदि के रूप में है। कुछ हिस्सा इसका पानी धरती के नीचे है, भूजल के रूप में है, जिसको आप देखते ही हैं। हम निरंतर समरसेबल, ट्यूबवेल या फलाना ढिमाका तरीके से पानी को बाहर निकालते रहते हैं। कुछ पानी है जो हवाओं में है, बोले बेटा, कुछ पानी वायुमंडल में विद्यमान है, और ये पानी ठीक ठाक है, हैंडसम पानी है। लेकिन कभी तो दिमाग में आता है बेटा कि ये पानी तो धरती पे गिरता रहता है। तो वायुमंडल में अगर पानी धरती पे बारिश, या अरे उत्तराखंड में जाके देख लो कितना गिरता है, हिमाचल में जाके देखिए पानी कितना आता है, मूसलाधार बारिश होती है, समझ में नहीं आता आखिर कितना पानी है। अरे देख लो ना, अब टीवी पे देख ही रहे हो, समझ में नहीं आता इनके पास पानी आखिर कितना है। तो हैंडसम अमाउंट में पानी है हवाओं के पास, लेकिन हवाएं कभी खाली नहीं होती। यानी जो पानी वो गिराती हैं, वो जैसे है ना एक नौकरी करने वाला आदमी, कि अपना पैसा खर्च करता है, फिर उसको सैलरी मिल जाती है, फिर वो खर्च करता है, फिर उसको सैलरी मिल जाती है। ऐसे ही हमारे वायुमंडल की स्थिति है बेटा। यानी हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वो साइकिल में रहता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोसाइकिल। क्या कहते हैं बेटा, जल चक्र। तो जल चक्र का मतलब है कि वह पानी जो हमेशा गतिशील रहता है, और मुझे लगता है जीवन का एक बहुत बड़ा आधार जल चक्र ही है बेटा। यानी जल चक्र के आधार पे ही जीवन बहुत अच्छे प्रकार से संचालित होता है। अब ये जल चक्र में बहुत बड़ी भूमिका है बेटा सागरों की। अब आप देख रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका तो नहीं है,
लेकिन हाइड्रोसाइकिल में बहुत बड़ी भूमिका किसकी है बेटा? सागरों की है। हवा में जो भी जलवाष्प जाता है उसका लगभग लगभग 84% जलवाष्प खाली अकेले सागरों से चला जाता है। यानी हमारे वायु में जितनी भी मॉइस्चर है, नमी है, जलवाष्प है, उसका 84% सागरों से जाता है। 16% के आसपास इधर स्थलों से, नदी नालों इत्यादि से जाता है। लेकिन ये पानी फिर आता है नीचे, बारिश के रूप में आता है, नदी नालों से होता हुआ ये फिर वहीं पहुंचता है जहां से ऊपर गया था, और फिर वाष्पीकरण होता है, फिर वायुमंडल में, फिर धरती पर, फिर नदी नाले होते हुए इस तरह से पानी का एक चक्र चल रहा होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोसाइकिल। और ये जीवन का बहुत बड़ा आधार है। और कितनी खूबसूरत स्थिति है कि सागरों का पानी खारा तो जरूर है, लेकिन वाष्पीकरण जब होता है तो सिर्फ शुद्ध जल ही वाष्पीकृत होता है। डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध जल होता है, वाष्पीकरण से जो पानी ऊपर जाएगा और शुद्धियां नीचे छूट जाएंगी। तो कितना बड़ा एक रिजर्वायर के रूप में सागर काम करता है, जहां से पानी ऊपर जाता है, फिर धरती पे गिरता है, फिर नदी नाले से होता हुआ फिर सागर में जाता है, फिर शुद्ध जल ऊपर जाता है। ये क्रम चल रहा है और बहुत बड़ा आधार है बेटा। थोड़ा 2 लाइन लिखा जाए फिर आगे बढ़ा जाए। लिखें, पृथ्वी पर उत्पन्न जल का, पृथ्वी पर उत्पन्न जल का कितना बेटा? पृथ्वी पर, सॉरी उत्पन्न मत लिखो, उपस्थित जल का, पृथ्वी पर उपस्थित जल का लगभग लगभग 97.5% जल। कितना बेटा? 97.5% जल सागरों में विद्यमान है। सागरों में विद्यमान है, यानी अब 97% 98% जिसके पास चीजें हैं, तो आप ये मान लो लगभग सब है भैया। तो कुल मिला के 2-2.5% पानी बचा। देखें, लगभग 2.5% जल, लगभग 2.5% जल सादा जल है, प्लेन वाटर है, मीठा जल है, कई नाम से आप उसको पुकारते हैं। तो अगर आप देखें बेटा, मोटा मोटा इस धरती पर जितना भी जल उपलब्ध है उसका लगभग इतना प्रतिशत पानी किसके पास है बेटा? सागरों के पास है। और मैंने अभी बताया था कि ये पानी न हम सीधे पी सकते हैं, न ही इस पानी से सिंचाई की जा सकती, सिंचाई भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि खारे जल में बहुत ढेर सारे वृक्ष सर्वाइव नहीं कर पाते। खारे जल की अनुकूलता रखने वाले कुछ ही वृक्ष हैं, जैसे नारियल है, खारे जल में हो सकता है, सुंदरी है तो सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है, मैंग्रोव है, कॉनिक्स है, केवड़ा है, सेनोरिटा है, ये सब वृक्ष हैं जो खारे जल की अनुकूलता रखते हैं। अब आम तो खारे जल में नहीं होगा। हाँ तो खूब रहे हो आजकल, पता चला है सीजन चल रहा, भाई क्यों ना खाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि धान गेहूं नहीं हो सकता, फसलें नहीं हो सकती, तो प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो खारा जल है वो बैकबोन है हमारी धरती का, और ये सीधे सीधे अपनी भूमिका का निर्वहन भले न करता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ना बेटा? देखें, 2.5% जल, 2.5% जल क्या है बेटा? सादा जल है, प्लेन वाटर है। और यही पानी हमारे धरती पे जीवन का, जीव जंतु वनस्पतियों के मुख्य रूप से, भाई बहुत ढेर सारे जीव जंतु हैं जो सागरों में है, वो खारे जल की अनुकूलता रखते हैं। भाई सागरों में भी मछलियां हैं, सागरों में भी जीवन है, और मुझे लगता है आपसे बड़ा जीवन है। धरती पे जो जीवन का विस्तार है उससे बहुत ज्यादा विस्तार सागरों में है, तो वो खारे जल की अनुकूलता तो रखते हैं। सागर की मछलियां खारे जल में रहती हैं। क्लियर है बेटा?
कई वनस्पतियां भी हैं जो सागरीय जल में हो सकती है, लेकिन बहुत ढेर सारा जीवन सागरों के बाहर भी है, स्थलों पे है, वो खारे जल की अनुकूलता नहीं रखते। लिखें बेटा। हाँ, यह सादा जल यानी प्लेन वाटर, यह सादा जल कहां कहां है बेटा? हाँ, सबसे बड़ा मात्रा तो इसकी ग्लेशियर्स के रूप में है ना बेटा, बर्फ के रूप में। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग ग्लेशियर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हिमनद, ग्लेशियर्स के रूप में है। क्लियर है बेटा? बहुत बड़ा भाग किस रूप में है बेटा? हिमनद के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। क्लियर है? जबकि शेष नदी, नाले, झीलों के रूप में, नदी, नालों तथा झीलों के रूप में तथा भूजल के रूप में विद्यमान है। भूजल के रूप में विद्यमान है। यानी प्लेन वाटर का सबसे अधिक भाग कहां है बेटा? ग्लेशियर्स के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो हम घबरा रहे हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर ये पूरे पिघल गए तो ठीक ठाक मात्रा में पानी बढ़ा देंगे धरती पर, और फिर उसके आगे क्या रिजल्ट होंगे वो कभी बचपन में आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें देखते थे एक रासायनिक समीकरण बनता था, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन की बड़ी खास बात थी, या किसी इक्वेशन की खास बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने कुछ चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में चेंज होना ही होगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बोल नहीं रहे, संतुलित करना होगा। ये नेचर का इक्वेशन है। नेचर अगर पानी को बढ़ाया तो इक्वेशन को बैलेंस करेगा वो। उस इक्वेशन को बैलेंस करने में कौन जाता है, कौन आता है, कौन मरता है, कौन बर्बाद होता है, इसको नेचर से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति सिर्फ आपके लिए नहीं बनी है। प्रकृति अपने इक्वेशन को संचालित करती है, अपने समीकरण को मैनेज करती है। उसी समीकरण में आप पैदा हो गए, मनुष्य पैदा हो गए धरती पर, वो समीकरण में पैदा हो गए। और कभी समीकरण ऐसा बदलेगा ना तो गायब भी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको गायब करके ही समीकरण को बैलेंस किया जाएगा। तो ये प्रकृति का सब बड़ा नियम है बेटा। और ये ना समझें कि प्रकृति सिर्फ आपके लिए बनी है, प्रकृति सबके लिए बनी है, भौतिक रूप के लिए भी और जैविक रूप के लिए भी प्रकृति जो हमेशा। अच्छा एक बताएं, डायनासोर से ज्यादा पावरफुल है आप? डायनासोर से ज्यादा शक्तिशाली हैं आप? शारीरिक बल आपके पास था, वो खत्म हो गए धरती से, तो आप किस खेत की मूली हो? तो आपको भी खत्म होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस प्रकृति मन बना ले कि अब समीकरण ठीक करेंगे, क्योंकि आप ही लोग समीकरण गड़बड़ा रहे हो, है ना? मनुष्य ही समीकरण को डिस्टर्ब कर रहा है ज्यादा। 12 लिखें, नीचे पैरा चेंज करके बेटा। सागरों का जल प्रत्यक्ष रूप से, सागरों का जल प्रत्यक्ष रूप से सागरों का जल प्रत्यक्ष रूप से धरातल के जीवन व वनस्पति के लिए धरातल के जीवन व वनस्पति के लिए भले ही उपयोगी न हो, भले ही उपयोगी न हो, परंतु जल चक्र के रूप में, हाइड्रोसाइकिल इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो, परंतु जल चक्र के रूप में, परंतु जल चक्र के रूप में इसके, परंतु जल चक्र के रूप में इसके
जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ये थोड़ा मेंस वाला एटीट्यूड भी रहे बेटा, थोड़ा सा प्री वाला भी रहे, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर है बेटा? वायु में विद्यमान, वायु में विद्यमान 84%, 84%, आज थोड़ा बेसिक परिचय हो जाए बेटा, जरूरी है। 84% जल वाष्प सागरों से ही प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है बेटा? देखो करना क्या है कि एक स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो। मेरा प्रयास होता है कि कहानी आपके दिमाग में पहले दिखे। जैसे पेंटिंग्स बनाई जाती है ना, पहले स्केच बनाया जाता है, तो जब पेंटिंग बन जाती है तो फिर उसमें रंग भरते हैं, कलर करते हैं, और पेंटिंग जब बन जाती है तो कलर भी कुछ कुछ गवाही देने लगते हैं कहाँ कौन सा कलर जरूरी है। जब स्केच ही नहीं है तो कलर क्या खास बनेंगे। अब पेंटिंग बना लिया तो अब तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बाल बनाना है, हेयर का कलर देना है, तो ब्लैक ब्लैक ही दे, अगर बुढ़ा आदमी नहीं है तो पहले एक स्केच अपने दिमाग में क्रिएट करो। ये क्या है, हम इसीलिए एबीसीडी से पढ़ा रहे हैं, कहीं हम एडवांस नहीं गए। हम सीधे जाके सागरों के जल के हेलिनिटी यानी खारेपन पे नहीं बात की हमने, सागर के जल के संचरण पे हमने बात नहीं की, जबकि महत्वपूर्ण हिस्सा वही सब है। लेकिन पहले बेसिक से बेटा शुरुआत करिए, कखा गगा। कुछ चीजें आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर बच्चे को सुनना है ना बेटा, जो नहीं जानता वो भी जाने और जो जान रहा है उसका रिवीजन हो जाए। क्लियर है बेटा? कल को पूछेगा कि सागरों में सॉरी वायुमंडल में सर्वाधिक जलवाष्प कहां से मिलता है, और प्रतिशत भी पूछ सकता है, तथ्यात्मक पूछ सकता है। 84%। और वजह है क्यों ऐसा है, अभी हम सब वजह बताते हैं बेटा, है ना? जबकि मात्र स्थलों से, लेकिन जबकि मात्र स्थलों से वायुमंडल 16% जलवाष्प प्राप्त करता है। 16% जलवाष्प प्राप्त करता है। ठीक है बेटा? हाँ देखें, वायुमंडल का यह जल स्थिर नहीं होता। वायुमंडल का यह जल स्थिर नहीं होता, वरन जल चक्र के रूप में, हाइड्रोसाइकिल के रूप में निरंतर गतिशील रहता है। तो ये जल चक्र बेटा जो है ना, वो कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना नहीं है, बहुत सिंपल है। इस एक छोटे से डायग्राम से आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे इधर स्थल है बेटा, और इधर क्या है, सागर है। और बड़ी मजेदार बात है कि स्थल और सागरों को, दोनों को कनेक्ट करता है वायुमंडल। सागरों के ऊपर भी वायुमंडल है और स्थलों के ऊपर भी वायुमंडल है। तो वायुमंडल का विस्तार तो थोड़ा बड़ा है बेटा। बोले अगर एक डायग्राम से दिखाएं तो वायुमंडल वही कनेक्टर है जो सागर और स्थल को कनेक्ट करता है, वाया, सीधे सीधे नहीं। तो सागरों का जल कहां पहुंचता है बेटा, वायुमंडल में। बोल नहीं रहे किस प्रकार से? हाँ, जलवाष्प के रूप में, मोटा मोटा 84% है तो उसी को हम अपने एरिना में रखते हैं। और फिर यहां से जल आता है कहां बेटा, स्थल पे, और फिर यहां से जल पहुंचता है कहां, सागर में। तो आप देख रहे हो सिस्टम बन गया, एक बंद व्यवस्था बन गई। यानी कुल मिला के अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का मामला दिख रहा है। इधर गया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर चला।
कोशिका जैसा निर्माण हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, जल चक्र। और ये जल चक्र जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल चक्र के सिस्टम में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो खामियाजा हम तुरंत भुगतना शुरू करते हैं। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जिधर हम लोग हैं, एक खास ऋतु में बारिश होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्या कर लेंगे? नहीं होगी तो कुछ कर लोगे? नहीं ही हो रही है, बस एक ही शब्द है आपके पास, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अब होगा, कुछ कर लोगे? तो नेचर अपने हिसाब से चीजों को क्या करेगी, बैलेंस करती है। चल रहा है जल चक्र, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, 10-20 महीने भर का डिफरेंस होता है, हाँफने लगते हैं आप, घबराने लगते हैं कि क्या हो रहा है। नेचर बड़े सिस्टम से अपना काम करती है, लेकिन कभी कभी कुछ अस्थायी वेरिएबल्स जो उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण चीजें गड़बड़ा जाती हैं। मुझे लगता है कि इस साल तो 2 कारणों से हमारा जो मानसून है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, अनइक्वल विभाजित हो गया। पहला ये कि एक एंड वक्त पे एक साइक्लोन आ गया, अब वो पता नहीं कौन सा साइक्लोन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, साइक्लोन तो पड़ा है ना, नहीं नाम नहीं पूछ रहे, किस टाइप का था। चलो ठीक है, घर पे याद बात करना, अब सही वक्त पे बताओगे नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। कंपटीशन की 2 आवश्यकता है, आपको बताना है और आपको सही वक्त पे बताना है। अगर आपने सही वक्त पे नहीं बताया तो बेमतलब है सब कुछ। आपके पास बंदूक हो कि क्या करेगी अगर आपने सही वक्त पे अपना बचाव नहीं किया तो पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही है बेटा, सही वक्त पे हमला बोलना है। परीक्षा हाल के बाहर निकलते समय क्वेश्चन याद आए तो बाढ़ में जाएगा, जब याद आना था तभी याद आना चाहिए था। तो चीजें सही वक्त पे याद आए, उसके लिए बार बार आपको पुनरावृत्ति करनी चाहिए। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, जिफर जो आए, तो इसने पूरे एयर प्रेशर को डिस्टर्ब किया। वायदा बाय द वे आपने पढ़ा है, पूरे वायदा को डिस्टर्ब कर दिया। पवन का जो स्थानीय क्रम था, अभी भारत का मानसून नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे तो और क्लियर होगा, उसने डिस्टर्ब कर दिया। और सबसे मजेदार बात कि ठीक इसी समय एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने भी दस्तक दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। एक तो इधर और एक वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, दोनों मिलके उत्तरी भारत में हाहाकार मचा के रखते। और आप देख रहे हैं सारा हाहाकार जो मचा हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में मचा हुआ है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अच्छी बात है कि वहां ज्यादातर पानी के रूप में नहीं बरसता, वहां ज्यादातर पानी की जगह पे बर्फबारी होती है। लेकिन हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक तो वो तबाही मचाए जो देखने लायक तबाही है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है तो इतनी बड़ी तबाही आ जाती है धरती पर। लेकिन यह है कि जल चक्र हमेशा कंटिन्यू रहता है। हाँ, इसी में एक और घटना हो गई जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एल नीनो। ये साल एल नीनो का भी है और एल नीनो इसके लिए कुख्यात है। एक तो या तो बारिश नहीं होगी या होगी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असमान वितरण हो जाएगा। उन इलाकों में प्रलय मचा देगा जहां पे एक बूंद बारिश नहीं होती। राजस्थान में बाढ़ आ रही है, नोटिस कर रहे हो, जो पूरा इलाका पानी के लिए तरसता है वहां बाढ़ की स्थिति बन रही है। और जहां बाढ़ सही में आती है वो इलाके अब ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो बरस जाए, कुछ तो बरस जाए। ये सब नेचर का सब अपना सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा बहुत उलटफेर हो ही सकता है और होता भी रहता है। थोड़ा सा एक तथ्य और लिखो बेटा, मुझे लगता है कि आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं तो मुझे बताना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे तो हम ही है। इस धरती के कुल क्षेत्रफल का जितना एरिया है धरती का, उसका लगभग 71% हिस्से पे पानी है। ये बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं आप, है ना बेटा। 29% पर स्थल है। अब 71% सरफेस अगर पानी का है और ये 29% सरफेस जो है ना वो पानी का नहीं है। हाँ, पानी यहाँ कहीं कहीं है, तालाब के रूप में है, झील के रूप में है, नदी के रूप में है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि 29% पे पानी है। यानी 29% स्थल है, इस स्थलों पे झील, तालाब, नदी हो सकते हैं, लेकिन 71% तो शुद्ध रूप से सागर का सरफेस है ना, यानी वहां सिर्फ पानी ही पानी है। तो आप मुझे बताइए ना कि वाष्पीकरण क्यों नहीं ज्यादा होगा वहां से।
जिसका 71% सरफेस एरिया है, पूरा का पूरा पानी ही पानी है, तो अगर ये कहा गया कि 84% वाष्पीकरण वहां से होता है तो बिल्कुल सही लग भी रहा है, क्योंकि सूर्य की गर्मी सागर पे पड़ती है, स्थल पे भी पड़ती है, सागर पे पड़ेगी तो डेफिनेटली वाष्पीकरण होगा। क्लियर है बेटा? ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये शायद पूछा जा सकता है कि सागरों के जल का कितना प्रतिशत जल उत्तरी गोलार्ध में है। यानी जितना भी पानी है सागरों के पास वो 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? 50% पानी उत्तरी गोलार्ध में है और 50% पानी दक्षिणी गोलार्ध में है? नहीं है ना, आंख से ही देख के लग रहा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में सागर अधिक है, तो कुछ बताएंगे। सागरों के पास जितना पानी है उस पानी का कितना प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध में है? नहीं, अगर नहीं नजर से गुजरी है तो थोड़ा तकलीफ होगी, अंदाजा तो लग ही रहा है कि कम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में परसेंटेज ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा नोट कर ले बेटा, एक नोट बना के, कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं पहले उसको नोट करिए, फिर हम आते हैं घमासान की ओर। लिखें, महासागरों के कुल जल का, महासागरों के कुल जल का 43% महासागरों के कुल जल का कितना बेटा? 43%, 43% जल कहां है बेटा? उत्तरी गोलार्ध। जबकि तो काउंटर पार्ट तो समझ में आ ही रहा है बेटा, जबकि 57% जल, जबकि कितना बेटा? 57 57% जल साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा, अभी इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं आया है, जैसे कॉन्सेप्ट आएगा हम विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे सागर का जितना पानी है वो 100% होगा, तो 100% में कितना परसेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सागर का पानी और कितना परसेंट साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो थोड़ा सा दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना बेटा। एक एंगल और देखिए, ये तो टोटल आपको पता है कि पूरे धरती के जितना क्षेत्रफल है उसका 71% पे सागर है। ये 6 क्लास से पढ़ रहे हो आप। मैंने क्या बोला था आपसे कि कभी भी कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है हम लोग को, थोड़ा स्पेशल ढंग से देखना है, बस यही बात बिगड़ेगी। खाली ये पूछे कि उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पे सागर है? 71%। अब हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो? उत्तरी गोलार्ध का कुछ क्षेत्रफल होगा, धरती के कुल क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध में होगा और आधा क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध में होगा। बोल नहीं रहे, आधा आधा बट्टी है धरती ना, तो टोटल धरती के क्षेत्रफल का आपने तो बता दिया कि 71% पानी है सर, 29% स्थल भाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी यही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी यही है, अंतर तो जरूर होगा ना। तो उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पे जल है कुल क्षेत्रफल के? हम पानी का परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी एरिया है उस एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। अब ये तो थोड़ा नया हो गया, ओवरऑल तो याद था 71%, लेकिन ये तो गोलार्ध वाइज बांट बांट के पूछ रहा है भैया, तो थोड़ा लिख लिया जाए। उत्तरी गोलार्ध के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुल क्षेत्रफल के, हम क्या बोल रहे हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है बेटा। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का यानी टोटल एरिया का 60.7%, 60.7% भाग पर जल है। क्लियर है बेटा? हाँ, 60% भाग पर जल है, पानी है।
अच्छा, अब यहां से काउंटर अटैक भी देखो। उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पे स्थल है तो बताया जा सकता है। तब तो ये काफी आसान हो गया कि 60.7% भाग पे अगर पानी है तो शेष बचे हुए भाग पर ही तो स्थल होगा। तो शेष कितना बचा है आप बता ही सकते, 39.3% भाग। ठीक है, ये काउंटर पार्ट भी दिमाग में रखिएगा बेटा, वो आपको थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे। और तंग का मतलब ये नहीं है, एग्जामिनर ये सोचता है कि आप थोड़ा सा रिजनेबल बनिए। हायर कंपटीशन में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तार्किक बनिए, और वनडे एग्जामिनेशन में वो सोचते हैं कि आप फैक्चुअल रहिए, तथ्यात्मक रहिए। इसलिए आप देखते होंगे प्रश्नों का स्वरूप, जो वनडे एग्जामिनेशन वगैरह में प्रश्न आते हैं वो लगभग वन लाइनर होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, तथ्य होता है उसमें। लेकिन हायर कंपटीशन जो क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है 2-4-10 क्वेश्चन आपको तथ्यात्मक मिल जाए, लेकिन उन तथ्यात्मक प्रश्नों से आपका भला थोड़ा ही होगा, कुछ होगा नहीं बेटा। अवधारणात्मक क्वेश्चन पे, अच्छा अवधारणात्मक क्वेश्चन की समझ उसी की होगी जो तार्किक होगा, रीजनेबल होगा, चीजों को सोचना होगा, तभी हो पाएगा। तो थोड़ा लिखे बेटा पहला डेटा, उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के 60.7% भाग पर जल है। अब हम स्थल नहीं लिखाएंगे, ये अपनी बुद्धि से बताइएगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ठीक है, तबाही हो जाएगी, हम जल ही लिखा देते हैं, स्थल आप समझ लेंगे। लिखें, दक्षिणी गोलार्ध के 80.9% भाग पर 80.9% भाग पर क्या है बेटा? जल है। इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग पे जल है पता चल जाता है। तो थोड़ा ओरली कर लेते हैं, 60 है, 80 है, बोले, और उधर देखें 7 है और 9 है, 16 हो गया, बोल नहीं रहे। 141 दशमलव कुछ हो गया, बोल नहीं रहे, डिवाइडेड बाई 2, 71 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बोल नहीं रहे। तभी ना हम बताते हैं पूरी धरती के इतने क्षेत्रफल पे पानी है, हर गोलार्ध का जितना है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल आएगा। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए धीरे धीरे, हाँ बढ़ा जाए, वही जरूरी है बेटा। और तथ्यात्मक चीजें ना तो हम पूरा दे पाएंगे ना संभव है, तो आप भी देखते रहिएगा किताबों से। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना बेटा? और आज थोड़ा सा बेसिक चर्चा आपसे कर लेते हैं और फिर डायग्राम बना के हम चीजों को आपको समझाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन, मुझे याद है कि हमारे एक मित्र थे यहाँ पे, हमारे विद्यार्थी थे हरीश, तो बच्चे किन उद्देश्यों से यहाँ आते हैं मुझे थोड़ा ही पता है। अरे मुझे तो बस ये पता है कि अगर वो सिविल के प्रोग्राम में आए हैं तो सिविल की परीक्षा देंगे। तो आए, उन्होंने कहा कि सर मुझे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है। हमने कहा बाकी जीएस का हिस्सा आपका तैयार है? उन्होंने कहा हाँ, बाकी जीएस सर हमने ठीक ठाक पढ़ लिया, ज्योग्राफी मेरी तैयार नहीं है। और किसी ने मुझे सलाह दिया कि हम आपसे जाके भूगोल पढ़ लें। तो हमें क्या गरज है पूछने की, कौन सलाह दिया, हम क्यों पूछें। तो खैर भूगोल पढ़ने के लिए आए। उन्होंने कहा कि जो भी आपके चार्जेस वगैरह होंगे ज्योग्राफी के हम दे देंगे। ठीक है पढ़िए, क्या परेशानी है। तो सही में वो ज्योग्राफी पढ़े, और ज्योग्राफी थोड़ा टाइम लेती है बेटा, मुझे पढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो मैं थोड़ा आपका मूड हल्का भी करता हूँ, अचानक भारी न रहे, बियॉन्ड द ट्रैक भी ले जाता हूँ, फिर ट्रैक पे लाता हूँ। तो ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। तो ज्योग्राफी पढ़ के वो चले गए। अब पढ़ के कोई गया, कहाँ गया, हम क्यों पता करें? मतलब वो जरूरी है नहीं ना कि 20 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 8-9 हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो वो बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, हम सबका क्यों पता करें, क्या जरूरत है? हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि पता लगाएं मेरे बारे में, वो संपर्क में रहते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो लगभग 4-5 महीने बाद हरीश फिर प्रकट हुए। तो अब एक बात है मेरे बेटा कि मैंने जिसको एक बार देखा है ना, उसको मैं जिंदगी भर पहचानता हूँ। जैसे मैं भुलक्कड़ थोड़ा हूँ,
नाम वाम भूल सकता हूँ, चेहरा नहीं भूलता मैं कभी, नेवर नेवर नेवर। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, एक बच्चा आया, मेरा पैर वैर छुआ, बच्चा क्या था वो, अब बाल बाल पकने लगे मेरे पुराने बच्चों के, है ना। तो आके मेरा चरण स्पर्श किया तो मुस्कुरा रहा था, ऐसे कोई किसी का पैर तो छूता नहीं है। और जिसको मैं पहचान नहीं रहा था तो उन्होंने कहा कि सर पहचान नहीं रहे आप हमें। तो मैंने एक मिनट उनके चेहरे की ओर देखा, तो मैंने कहा पहचान रहा, नाम नहीं पहचान पा रहा, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपको पहचान रहा हूं, आप हमारे विद्यार्थी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर। तो वो भी मजाक के मूड में था, कहा सर ये बता सकते हैं कब मैं था। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लगभग मैं बता सकता हूं, तुम 5-6 के आसपास थे, 2005-2006 के आसपास हमारे विद्यार्थी थे। तो उसने कहा कि हाँ सर। तो अब औपचारिकता होने लगती है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, यही सब होता है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, एक टीचर के रूप में मेरा पहला फर्ज यही है कि हमारे पुराने छात्र मिले तो मुझसे यही पूछो। तो उसने बताया कि अभी मैं बिजली विभाग में एसडीओ हूँ और यहीं पे पोस्टिंग हो गई सर। तो आपके यहाँ मैं वनडे के बैच में था, तो आके मैंने पढ़ाई किया, फिर मैंने परीक्षा दिया। वो परीक्षा होती है विभाग की अलग से, तो मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ था यहीं से। तो उसने कहा कि मैंने विभाग में परीक्षा दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बस्ती में मैं जेई के रूप में था, तो अभी प्रमोशन हुआ है तो आजमगढ़ आ गया हूँ, और आप सुबह सुबह दिख ही गए। तो अच्छा लगता है भाई, बच्चे जब सफल होते हैं तो मैं पहचान तो जरूर लेता हूँ, नाम वाम मैं बोल सकता हूँ, है ना बेटा। तो समस्या ये है कि पढ़ाई को बेटा थोड़ा सा इस एरिना में रखना है कि जैसे कंपटीशन हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर वनडे, अभी तो नहीं है कोई वनडे का बैच, कोई वैकेंसी भी नहीं है, कोई परीक्षा भी नहीं है, जैसे होगी हम जरूर शुरू करते हैं। तो जीके जीएस वाला हिस्सा मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी पढ़ाएंगे, उचित भी नहीं है। बच्चे ना मानसिक रूप से तैयार होते हैं, ना उनको पढ़ाना उचित होता है। तो उनको थोड़ा फैक्चुअल रखा जाता है, तथ्यात्मक रखा जाता है, और धारणात्मक तरफ जाना उचित नहीं होता। और आपको विशुद्ध कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना चाहिए, जैसे हमेशा क्या और क्यों, व्हाट एंड वाई, ये दो चीजें हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ होनी चाहिए। क्या है तो क्यों है, और क्यों पे अगर फोकस किए रहोगे तो कोई हरा वरा नहीं पाएगा आपको कंपटीशन। ये बड़ी मजेदार बात है। और नहीं, क्या वाले बहुत हैं हायर कंपटीशन में, और क्या वाले कभी सफल हो नहीं पाते। ये बड़ी भारी परेशानी है। अगर आप सिर्फ तथ्यात्मक रहेंगे कभी सफल नहीं हो पाएंगे बेटा। आज तो और तेजी से चेंज कर रहे हैं पैटर्न, ताकि अगर आपके पास समझ है तो आप बताइए, और नहीं याद करके आए तो घर जाइए। क्लियर है बेटा। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे बेटा। तो हरीश आए तो मैंने पूछा क्या कर रहा हूं बेटा, तो उसने बताया कि सर मैंने ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मैंने कहा कि कहाँ, बीच में 5-6 महीने गायब थे वो। मैंने कहा बीच में कहीं चले गए थे। कहा कि नहीं नहीं, परीक्षा वरीक्षा दे रहे थे, परीक्षा दिया है तो रिजल्ट आया है, तो वो अपना एक औपचारिकता जो बच्चों की होती है, वो मुंह मीठा उठा कराने वाला कॉन्सेप्ट, तो वो आए थे अपना। तो मैंने कहा कहाँ कोचिंग वोचिंग किया बेटा जेआरएफ के लिए। कहा यहीं तो कोचिंग किया जेआरएफ के लिए। कहा आपके यहाँ भूगोल पढ़ने में इसीलिए आए थे। हमने कहा अगर तुम बता दिए होते ना बच्चों मुझे जेआरएफ के लिए पढ़ना, तो मैं पढ़ने तो नहीं देता, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिविल के लिए पढ़ा रहे हैं, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूं। तो कहा कि फर्क क्या पड़ता है सर, सिलेबस तो वही है हर जगह, कमो बेस सिलेबस वही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल झुकाव होता है। और आप तो थ्योरी भी पढ़ा देते हो, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी और ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत तो आप पढ़ाते ही हो। और उसने कहा कि मैं पूरे आपके सामने बड़े भरोसे से कह रहा हूं कि जेआरएफ सिर्फ आपकी बदौलत हुआ। ये बच्चों का बड़प्पन है भाई, बच्चे तो मेहनत करते ही सभी पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि सर क्वेश्चन तो बहुत सही वही किया, सही किया तभी जेआरएफ हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा होगा, और वो सिर्फ आपकी पढ़ाने की वजह से हुआ। आप न उधर गए होते तो हम कर ना पाते वो क्वेश्चन। और मैं परीक्षा देके जब बाहर निकला तो मैंने सबसे पूछा पूरे सेंटर भर में, जो जो हमारे परिचित मिले, कोई नहीं बता पाया। मैं समझ गया कि मैं लोगों से आगे निकल रहा हूं। तो एक शब्द आता है गुआट या गियाट, तो उसने पूछ लिया था कि गुआट क्या होता है, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन। और कहा कि तो देख के मेरा चेहरा एकदम
खुशी से भर गया और मुझे लगा कि इसको तो 1 सेकंड में निपटाते हैं। कंपटीशन में बस इतना ही है बेटा कि चीजें आपकी नजर से गुजर गई हों, आप चीजों को समझें, जीत जाएंगे आप। और आपकी नजर से अगर नहीं गुजरी है तो फिर आप फंस जाएंगे सब। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा फील कराया है। भाई हम लोग कोई टीचर पैदाइशी तो होते नहीं, बच्चे सिद्ध करते हैं कि आप टीचर हो। और कौन सिद्ध करता है? मैं खुद आके बोलूं मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप ना कह दें कि आप अच्छे टीचर हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों ने प्रमाणित किया और वो जाके अब कॉलेज, उसकी फिर यही नियुक्ति हो गई डिग्री कॉलेज में। और वहां के जितने टीचर थे डाक डाक वाले, सबको ऐसा जाके उत्प्रेरित किया कि सारे टीचर चले आए, ज्योग्राफी वाले जो ज्योग्राफी ग्रेजुएशन और पीजी को पढ़ाते हैं, कि सर पढ़ना है आपसे। तो मुझे भी थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था कि टीचर हैं, ग्रेजुएशन को और पीजी वालों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो अब इनको मैं क्या पढ़ाऊं, थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर क्लास में आने पे सारी पोल खुल गई लोगों की, काका गागा नहीं पता था ढंग से। एकेडमिक में बच्चा दूसरे नजरिए से पढ़ता है ना बेटा, उसका वो नजरिया तो होता नहीं। चलो बेटा एक हेडिंग बनाओ, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अवधारणात्मक चीजों की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए, आज परिचय कराएंगे बेटा, बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड है और अगर ये पकड़ में नहीं आया तो खेल बिगड़ जाएगा। तो पहले हेडिंग बना लीजिए बेटा, महासागरीय नितल। बोर्ड पे लिखते हैं। ओशियन फ्लोर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशियन फ्लोर। महासागरीय नितल। आराम आराम से बेटा, घबरा के नहीं, आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ देख लो बेटा, ओशियन फ्लोर या जिसको हम लोग कहते हैं महासागरीय नितल। जब भी हम भूगोल वोल पढ़ते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? महासागरीय नितल का मतलब क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं। देखो सागर पानी में डूबे रहते हैं, मैं पानी भरा हुआ है उसमें, है ना। उसके अंदर का इलाका कैसा है इसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते। तालाब अंदर से कैसा है इसका अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी तालाब को गर्मी में सूखा हुआ भी देखे, सारा पानी सूख जाता है तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि अंदर से वो कैसा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बाउल शेप का है। अगर तालाब की बात करें तो सामान्य रूप से बाउल शेप का होता है, धीरे धीरे गहराई बढ़ती है। अब यही सब कॉन्सेप्ट लेके अगर हम सागरों के पास पहुंचते हैं तो सब गड़बड़ा जाता है। सागरों के पानी को कभी सूखा हुआ तो हमने देखा नहीं, कि कभी ऐसी स्थिति आई हो कि सागर एकदम से पानी विहीन हो गया हो। तो अब जाहिर सी बात है एक सामान्य मनुष्य जो सागर के बारे में अनुमान लगाता है कि नीचे क्या कुछ होगा, वो यही सब अपने अनुभव से अंदाजा लगाता है और जो गलत होता है। अगर सागर के सारे पानी को बाहर निकाल दिया जाए, सागर सिर्फ और सिर्फ स्थल भाग, नीचे तो स्थल ही होगा ना बेटा, स्थल भाग के रूप में हो जाए तो बहुत विचित्र है सागर और अपनी कल्पनाओं के परे है। हिमालय से बड़ी बड़ी पर्वत है, हिमालय शर्मा जाएगा देख के, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं सागरों में डूबे हुए हैं। सुन रहे हैं बेटा? और मैदान इतने बड़े बड़े हैं कि आपके होश गुम हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और सागरों में जो पठार है, धरती के पठार उनके सामने कहीं टिकते ही नहीं। तो जितनी धरती पे आप संरचनाएं देखते हैं वो सारी संरचनाएं सागर के अंदर मौजूद है। बस अंतर खाली यह है कि वो सब पानी से डूब गया। सागरों में मैदान है, सागरों में पर्वत है, सागरों में पठार है, सब कुछ सागर में विद्यमान है बेटा। तो इस पे थोड़ा सा अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है कि महासागर अंदर से कैसे है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लिखें,
2 लाइन लिख के बेसिक लेवल तक पहुंचते हैं बेटा। लिखें, महासागरीय नितल का अभिप्राय, महासागरीय नितल का अभिप्राय महासागरों के आंतरिक बनावट से है। आंतरिक बनावट से है। क्लियर है बेटा? अब अगर आप देखो कि टोटल डिफरेंस अगर धरती की सबसे अधिक ऊंचाई और धरती की सबसे अधिक गहराई का अगर डिफरेंस देखें, यानी धरती सबसे अधिक गहरी कहां है और धरती की सबसे अधिक ऊंचाई कहां है, अगर उन दोनों के डिफरेंस को देखो तो देखो 8,848 मीटर हिमालय है, माउंट एवरेस्ट, तो लगभग 9 किलोमीटर, यानी इस धरती पर सर्वाधिक ऊंचाई 9 किलोमीटर की है और सागरों में सर्वाधिक गहराई 11 किलोमीटर की है। मैरियाना गर्त की, प्रशांत गर्त माने स्ट्रेंच है, डीप है, तो सबसे अधिक सागर जो गहरा है वो प्रशांत महासागर के मैरियाना में है, वो 11 किलोमीटर की गहराई है। तो धरती की सबसे अधिक गहराई और धरती की सबसे अधिक ऊंचाई के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है मैक्सिमम, यानी टोटल कितना है बेटा? 20 किलोमीटर। तो सबसे अधिक ऊंचाई जहां है वो देख लो और सबसे अधिक गहराई जहां है वो देख लो, यही ना डिफरेंस होगा। अभी अलग अलग जगह पे उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं सबसे अधिक ऊंचाई है लगभग 9 किलोमीटर और कहीं सबसे अधिक गहराई है 11 किलोमीटर। तो पूरी धरती पर जो डिफरेंस है एलिवेशन का, ढाल का, वो लगभग 20 किलोमीटर का है। 20 किलोमीटर से अधिक धरती पे कहीं ऊंचाई नीचाई विद्यमान नहीं है, चाहे वो पानी में हो और चाहे वो बाहर हो। क्लियर है बेटा? लिखिए, महासागरीय नितल, महासागरीय नितल को हम 2 बड़े भागों में बांटते हैं। महासागरीय नितल को कितने बेटा? 2 बड़े भागों में बांटते हैं। ठीक है बेटा? तो थोड़ा सा देखिए, चूंकि हो सकता है कई मित्र पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं, तो घबराने कोई आवश्यकता नहीं बेटा, आराम से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। महासागरीय जो नितल है उसको ज्योग्राफी 2 बड़े भागों में बांटता है। एक को हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय सीमांत। शब्द ध्यान से सुनिएगा, महासागरीय शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? महाद्वीपीय। क्या कहते हैं बेटा? सीमांत, या इसी को हम लोग कह देते हैं उपांत। ये किसका हिस्सा है? महासागर का ही हिस्सा है। अरे महासागरीय नितल को ही बांट रहे हैं ना बेटा, ये महासागर का ही हिस्सा है, लेकिन डेफिनेटली इसको हम लोग महासागरीय नहीं कह के महाद्वीपीय कह देते हैं। महाद्वीपीय सीमांत या कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है। और एक है महासागरीय द्रोणी। क्या कहते हैं बेटा? महासागरीय द्रोणी। इंग्लिश में लिख दे। हाँ, ओशियन बेसिन कहते हैं। और इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पूरे महासागरों को हम 2 बड़े भागों में बांटते हैं। क्लियर है बेटा? ये दिमाग में रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि पूरे सागरों का हिस्सा इन्हीं में बटेगा।
तो पूरे सागरों का लगभग 17% भाग जो होता है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के रूप में जाना जाता है। रेस्ट आपको समझ में आ ही रहा है कि लगभग 83% जो हिस्सा होता है सागरों का वो कौन होता है बेटा? महासागरीय द्रोणी का इलाका। बोल नहीं रहे बेटा? तो द्रोणी माने बेसिन, वो घर वाला ही बेसिन, जो भी समझ लो। वाश बेसिन, बेसिन माने वही होता है। रिवर बेसिन, ओशियन बेसिन, घर वाला बेसिन, कहीं भी बेसिन बोलोगे सबका अर्थ एक ही होता है ना बेटा? तो थोड़ा 2 लाइन क्लियर किया जाए। धीरे धीरे बेटा बढ़ो। अभी मैं सबका उप विभाजन बता दूंगा तो आपकी तबीयत थोड़ा गड़बड़ाने लगेगी। तो अभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। लिखें, महासागरीय नितल को हम 2 बड़े भागों में विभाजित करते हैं। पहला, महासागरीय उपांत, सॉरी महासागरीय नहीं बेटा, महाद्वीपीय। देखिए, महाद्वीपीय, सीमांत या उपांत। लिखें, इसे वास्तव में महासागरों का हिस्सा नहीं माना जाता। इसे वास्तव में महासागरों का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि यह अत्यधिक छिछला है। क्योंकि यह क्या है बेटा? अत्यधिक छिछला है। ऐसा माना जाता है कि महाद्वीपीय भागों में, ऐसा माना जाता है कि महाद्वीपीय भागों में महासागरों के जल का अतिक्रमण है। महाद्वीपीय भाग में महासागरों के जल का अतिक्रमण है। क्लियर है बेटा? मतलब यह माना जाता है कि भाग तो स्थल का है, सागर का पानी जबरदस्ती घुस आया है, यानी महासागर का एरिया नहीं है। कभी आप समुद्र का पिक्चर उक्चर देखे हो या समुद्र के करीब भी गए हो तो आप देखते होंगे कुछ लोग नहाते नहाते अंदर तक चले जाते हैं और पानी बहुत गहरा नहीं होता। अरे 10-20 मीटर अंदर चले जाए सागर में तो वही पानी रहता है, लगभग सेम लेवल पे पानी रहता है। तो कुछ गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि ऐसे ही दूर तक चले चले, कहानी कब गड़बड़ा जाएगी कोई भरोसा नहीं। अचानक सागर अपने इलाके को चला जाएगा और फिर गहराई देखते देखते कितनी बढ़ेगी कि आपकी कल्पना के परे है। और अभी हाल में देखा होगा ना, एक तो सबमरीन गहराई नापने गई थी, है ना, बड़ा पैसा वैसा खर्च करके। मैंने सुना लोग टिकट उकट खरीदे थे, है ना। टाइटैनिक जहाज के अवशेष देखने गए थे, खुद ही अवशेष बन गए। अब उनको देखने जाएंगे लोग, अगर हिम्मत जुटाएं तो उनको सागर बहुत भयावह है बेटा, बहुत भयावह है। और कोस्टल एरिया में जो उथल कूद मचाते हो, नहाते धोते हो, सागर उतना ही नहीं है। वो तो बस आपके लिए एक प्लेग्राउंड दे देता कि इधर ही खेलो कूदो, आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे अगर बढ़ोगे तो तबाही हो जाएगी। कहां तक अलाउड करता है बताएंगे? लगभग सागर कहां तक अलाउड करता है कि आ जाओ आगे? 200 एवरेज 70 किलोमीटर। आप कहोगे 70 किलोमीटर तो ऐसे ही पैदल पैदल नहीं जा पाएंगे। नहीं, वो जिसको आप समझते हो, लेकिन वो 70 किलोमीटर हम मनुष्यों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि 70 किलोमीटर गहराई पे जाओगे, आगे बढ़ोगे। एवरेज है ये एवरेज है बेटा, 70 किलोमीटर एवरेज है। लेकिन बहुत चौड़े तक तो साइबेरिया वाले हैं। अभी हम सब डिटेल में जब आएंगे बेटा तो बात करेंगे, अभी आप घबरा जाओगे। 70 किलोमीटर अगर आप अंदर घुसो, एवरेज में बात कर रहा हूं, तो वहां पानी की गहराई 200 मीटर तक होगी।
एक बच्चे ने कहा 200 मीटर, यहां तो 2 मीटर के बाद ही स्थिति गंभीर हो जाएगी। हो सकता है मनुष्यों के लिए, लेकिन सागर में 200 मीटर जल की गहराई कोई गहराई नहीं है। और उसके बाद सागर अपना रुतबा दिखाता है, अपनी हैसियत दिखाता है, और गहराई इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखते देखते वो 6 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 6000 मीटर तक गहराई पहुंच जाएगी। ये 200 मीटर वाला जो इलाका है ना, सागर के जल की गहराई, उसको महासागरी मानते ही नहीं, उसको एकदम से छिछला भाग हम लोग मानते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लिख लो पहले एक लाइन। संपूर्ण महासागरों के 17%, 17, संपूर्ण महासागरों के 17% भाग पर इनका विस्तार है। इनका क्या है बेटा? विस्तार है। ठीक है बेटा। दूसरा लिख रहे हैं, महासागरीय द्रोणी। इस बार महासागर शब्द का प्रयोग करना है। महासागरीय द्रोणी इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? ओशियन बेसिन। लेकिन वास्तव में इसे ही मुख्य महासागरीय भाग माना जाता है। वास्तव में इसे ही मुख्य महासागरीय भाग माना जाता है। ठीक है बेटा। संपूर्ण महासागरों के 83% भाग पर, 83% भाग पर, संपूर्ण महासागरों के 83% भाग पर इनका विस्तार है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लगा बेटा कि महासागरीय नितल को हम 2 बड़े भागों में बांटते हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि दोनों भागों के साथ महासागरीय शब्द प्रयोग नहीं होता। एक को हम लोग महाद्वीपीय कहते हैं और एक को महासागरीय कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो महाद्वीपीय उपांत और महासागरीय बेसिन, ये 2 चीज दिमाग में रहेगा, हाँ या ना? अब बाकी 2 से काम नहीं चलेगा। अभी तो इनका उप विभाजन होना है और फिर वहां हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। कल को आपको घेरेगा और आपसे पूछेगा कि महासागरों से जो खनिज तेल या गैस वगैरह हम निकालते हैं, वह महासागरों के किस भाग से निकालते हैं? तो ये नाम नहीं देगा, इसे उप विभाजन वाला नाम देगा। तो पहली हेडिंग बना लो बेटा फिर से, महाद्वीपीय सीमांत। अब डिटेल में चलेंगे बेटा। महाद्वीपीय क्या बेटा? सीमांत। कितना % है? लगभग 17। वही लिख लो ब्रैकेट में ना, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है। इस पे अब चर्चा बेटा आज यहीं